नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 8.6 जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और ये चैप्टर को मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 248 पर। तो जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 248। तो चलिए जानते हैं क्या है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चैप्टर नंबर 8.6 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाग नंबर 1। दोस्तों, भाग के अंदर आपको मिलते हैं अनुच्छेद। तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 का जो उल्लेख आपको अगर पढ़ना है, इसकी डिटेल आपको अगर पढ़नी है तो आप पढ़ेंगे भाग नंबर 1 को। भाग में और अनुच्छेद में क्या डिफरेंस होता है, लास्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन की परिभाषा आपको हमने डिस्कस करी थी। पिछला वीडियो अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी स्लो है, आपकी कमेंट करने का मन नहीं है, तो सब कमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों, पढ़ाई लेकिन मन के हिसाब से नहीं, पढ़ाई होती है ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको जॉब की सच में ज़रूरत है तो आप लोग रिवीजन करने से कतराएंगे नहीं, कमेंट करने से घबराएंगे नहीं। दोस्तों, भाग नंबर 1 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में हमारे संविधान में साफ साफ ये कहा लिखा हुआ है कि जो हमारा भारत जो इंडिया है, ये इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया जो क्या है, एक राज्यों का संघ है। इंडिया जो बना है वो राज्यों से मिल करके बना है। और आर्टिकल नंबर 1 में साफ साफ ये भी कहा गया है कि कोई भी राज्य, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। वरना क्या होता है वर्तमान में, जैसे भाषा के आधार पर एक डिमांड उठी थी कि हमारा एक अलग से राज्य बनना चाहिए। हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी भाषा के आधार पर अपना अलग से एक राज्य स्थापित किया। अगर ये बात साफ साफ नहीं की होती तो क्या होता, आज आंध्र प्रदेश अपना अलग से एक देश बन चुका होता। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, भूटान है ना। तो वैसे क्या होता, आपका आंध्र प्रदेश क्या होता, अलग से एक देश बन चुका होता। तो फाइनली ये पहले ही उल्लेखित कर दिया गया था कि कोई भी राज्य अपना अलग से खुद को देश समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे आप मूव करिएगा कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र से दोस्तों संबंधित यहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आप कंफ्यूज मत होना कि संघ राज्य क्या होता है। राज्य और जो हमारे केंद्र शासित राज्यों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन हमको कहाँ मिलेगा, पहली अनुसूची में मिलता है। पहली अनुसूची में साफ साफ ये उल्लेखित होता है कि इस हमारे इंडिया के अंदर कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में दोस्तों चल रहा है आपका मई 2023। ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग, इस वर्ष के अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 28 राज्य हो चुके हैं और 8 क्या हो चुके हैं, संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये पॉइंट आप करिए जल्दी से हाईलाइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 2 में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके, तो आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या फिर गठन, ये आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 2 पे। आपको इसको हाईलाइट नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं नए राज्यों का निर्माण। दोस्तों, अभी हाल ही में आपका एक तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है, 29वां राज्य था ना वो। ठीक है, और ये जो राज्य बना था, इस बात का राइट जो होता है, इस बात का जो उल्लेख मिलता है आपको, वो मिलेगा आर्टिकल नंबर 3 में। ये आपको ध्यान रखना कि नए राज्यों का निर्माण से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होंगी, जो भी वर्णन होगा, वो आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 3 में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 से ही संबंधित किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, ठीक है, या फिर किसी राज्य का क्षेत्र घटाना। जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड का निर्माण दोस्तों यूपी से हुआ है। उत्तर प्रदेश से काफ़ी सारे जिलों को कट करके वहाँ से क्या बना, आपका उत्तराखंड बना है। तो यहाँ पे उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो ये सभी बातों का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, ये सभी बातों का उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 3 में। किसमें, आर्टिकल नंबर 3 में। अब किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि भाई हमारा राज्य का नाम चेंज करो, ये भी डिमांड उठती है कभी कभी। तो किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना, इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में निहित है, तो आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 3 में। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका बेस स्ट्रांग होगा, वही तो बच्चा राइट आंसर टिक मार के आएगा अपने एग्जाम में। इसलिए कहता हूँ किसी एक किताब को तरीके से पढ़ लो भाई, या लूसेंट पढ़ लो, एक काम करो खुद से पढ़ लो, या फिर आप इस बुक्स को बाय करके इसको पढ़ लो। दोस्तों, ये कोई पेड प्रमोशंस वीडियो नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको इस चीज़ का कि ये कोई पेड प्रमोशंस वीडियो नहीं है। जब आपकी आंखें खुलती है, 3-4 ठोकरें खा लो, 3-4 एग्जाम में फेल हो जाओ, फिर आपकी आंखें खुलेंगी, है ना। इस बार अच्छे से पढ़ूंगा, लास्ट एग्जाम का भी खराब हुआ था। एग्जाम सेंटर से जब बाहर आते हो, ठीक है, रास्ते में आपके बहुत सारे विचार चलते हैं, यार काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। नया नया ये ठोकर खा करके दर्द नया नया बहुत तगड़ा चुभता है बच्चों को। 3-4 दिन में बच्चे ठप पड़ जाते हैं। तो आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट है वो आप खुद डिसाइड करिएगा। आवश्यकता जॉब की है तो पढ़िए, जॉब की आवश्यकता नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। हर तरह का स्टूडेंट मार्केट में लॉन्च हो चुका है। चलो अब बात करते हैं यहाँ दोस्तों कि हम भारत के लोग, भारत को, इसमें आपको सिंपल एक बात का ध्यान रखना है।
कि ये, हाँ, आर्टिकल नंबर 3 में 2 शर्तों को भी उल्लेखित किया गया। इसको आप पढ़ सकते हो एक बार, हाईलाइट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं समाजवादी क्या होता है। ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, समाज में हमारे भारत में या फिर काफ़ी सारी संपदा पाई जाती हैं, ठीक है। संपदा जो भी होती है, जैसे खनिज संसाधन हमारे होते हैं, खनिज संपदा मिलती है ना आपको, गोल्ड मिलता है, चांदी मिलता है, तो हमारा जो धरती है वो खनिजों से संपन्न है। तो अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई भी खनिज संपदा मिलेगी, उस समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा क्या होगा, समानता के साथ होना चाहिए। अगर किसी भी राज्य के अंदर, जैसे कि आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, है ना, गोल्ड माइन, सोने की खान मिलती है यहाँ पर, है ना, तो उसका अर्थ ये नहीं कि बस जहाँ वो मिली है वही राज्य उसको हड़प लेगा, ऐसा नहीं है। उस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार के जैसे ही हाथ में उस चीज़ का कंट्रोल आ गया, तो केंद्र सरकार का ये जिम्मा होता है कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह करे, जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे करे, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि संपदा का जो भी आप लोगों का मिलेगी, प्राप्ति होगी किसी भी राज्य के अंदर, ठीक है, उन सभी का बंटवारा बिल्कुल इक्वल होगा। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो, सामाजिक आर्थिक असमानताएं क्या हो, इसके द्वारा कम हो। अब बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। इसे बोलते हैं क्या, प्रभुत्व संपन्न। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। पंथ निरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी फ्रीडम है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अभी ये मूवी केरला स्टोरी आई है ना, वो आपने मूवी देखी होगी, वर्ष 2023 में मई मंथ में ये मूवी आई थी शायद, हाँ मई मंथ या शायद लास्ट मंथ आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। हाँ, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी गर्ल्स अगर मुस्लिम धर्म को अपना रही है, वो अलग बात है कि ब्रेन वॉश किया उस मूवी में, ऐसा कुछ दिखाया गया है। वो एक्चुअली मूवी मैंने प्रॉपर ढंग से खुद नहीं देख पाया, मैं, मुझे टाइम भी नहीं बिल्कुल भी अभी, ठीक है। तो आप बताइए कि एक तरफ तो हम संविधान में ये बात कह रहे हैं और एक तरफ वो 18+ है, 18 वर्ष से ऊपर है, कोई बच्चा तो वो है नहीं कि, बाकी हाँ उसमें एक सिम्टम और दिखाया गया, गोली खिलाई जाती है उन लेडीज़ों को ब्रेन वॉश करने के लिए वगैरह वगैरह। तो सिंपल सा कहने का अर्थ ये है कि कोई भी नागरिक अगर किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से अपनाता है तो वो गलत नहीं है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ऐड। अगर कोई बच्चा 12 साल का है या फिर 18 साल से कम का है, अगर वो किसी दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसको इतनी समझ नहीं है कि कौन सा धर्म सही है कौन सा धर्म गलत है। दोस्तों, धर्म तो खैर कोई गलत सही नहीं होता, बस इंसान का सोच और इंसान के कर्म गलत सही होते हैं। मैं यहाँ पे ना तो हिंदू की तरफ हूँ ना मुस्लिम की तरफ हूँ, मैं एक इंसान की तरफ होकर के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को हर एक कैटेगरी के लोग सुनेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कैटेगरी के। तो फिलहाल दोस्तों अब मुझे ये बताइएगा कि अगर 12 या 13 साल का बच्चा कोई अगर धर्म को अपना रहा है तो क्या वो पंथ निरपेक्ष को फॉलो कर सकता है। बस अब बात करते हैं गणराज्य क्या होता है। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ना हो, सॉरी व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। गणराज्य का अर्थ क्या होता है, जो शासन का प्रमुख होगा वो हम आम जनता के द्वारा चुना जाएगा। आप देखते हैं ना विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा शासन का प्रमुख होगा वो क्या होगा, वो हमारे द्वारा चुना जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, गणराज्य। एग्जाम में पूछता है बच्चे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस, जैसे कि आपसे पूछ लिया समाजवादी क्या होता है, अच्छा बेटा बताओ कि प्रभु संपन्न क्या होता है। कभी कभी कुछ लोग घर में आते हैं आपके गेस्ट वगैरह, आप बोल रहे हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन का, आपको ये नहीं पता कि समाजवादी कहते हैं किसको हैं, आपको ये नहीं पता कि भैया पंथ निरपेक्ष से बोलते हैं, तो भैया फिर तो बेटा पढ़ नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। वो साफ बोलेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनको जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, लोग जो आते हैं घर में आपके, उनको पता होता है कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, क्योंकि वो डेली अपडेट रहते हैं समाज से, तो उनको इन सभी टर्मों के बारे में पता होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। क्या रहते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं वो समान रूप से, और लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, अर्थात जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होगा। इस बात का उल्लेख किया गया है कहाँ पर, लोकतंत्रात्मक पर। हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत का संविधान दोस्तों कैसा है, लोकतंत्रात्मक, मतलब कि लोगों के द्वारा
बनाया गया शासन है। अब बात करते हैं न्याय। तो न्याय का अर्थ क्या होता है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना उनको न्याय प्राप्त करना, करवाना, उसे बोलते हैं न्याय। अब बात करते हैं फ्रीडम। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। इंसान के विचार हैं, जैसे भी विचारों को अपने वो अभिव्यक्त कर सकता है। राइट। अभी दोस्तों हाल ही में आपको याद होगा, मनीष कश्यप नाम था शायद उनका, वो बिहार के एक रिपोर्टर हैं। उन्होंने अपनी राय लगातार बेबाक तरीके से अपना इंटरव्यू दिया। ठीक है। और उनको फिलहाल एक हल्का सा कुछ तुमको पता होगा शायद बच्चे, उन्होंने क्या करता कि एक फेक न्यूज़ मार्केट में लॉन्च कर दी थी, व्यू के लिए, रिवेन्यू के लिए, फेमस होने के लिए। अब वो फेक न्यूज़ से क्या थी मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो यूट्यूब पे अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा, अपने विचार प्रकट कर रहा, उसके बाद से ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार डायरेक्ट प्रकट नहीं कर सकता सरकार के अगेंस्ट। ठीक है। और कोई भी डायरेक्ट ज़मीनी मतलब लोगों से मिल करके रिपोर्टिंग वीडियो शूट करके यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का एक प्रॉपर कोर्स होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, उसी को अधिकार है। अब ये यहाँ पर अभिव्यक्ति कहने की और ये दबाई जा रही है ना। अब जिसके पास डिग्री नहीं है, जर्नलिज्म से कोर्स नहीं कर रखा, तो क्या वो अपनी बात नहीं रख सकता दो दुनिया तक? एक ही के घर में जाके नॉक नॉक करे तो वो बोलेगा नहीं। तो यूट्यूब अच्छा माध्यम था। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या फिर गलत है? अब गलत चीज़ों के खिलाफ अब आवाज़ तो उठाओगे, उठाओगे उठाओगे। अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक और आया था प्रोविज़न। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर किसी के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हुई है, तो सरकारी जॉब मिलना उसके लिए खतरा हो जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति धरना दे रहा है, स्टूडेंट अगर धरना दे रहे हैं किसी स्थान पर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भैया नहीं जल्दी रिजल्ट लाओ, एग्ज़ाम दोबारा करवाओ, इसमें फर्जी हुआ है, ये हुआ वो है, तो अगर पुलिस आपको पकड़ के ले गई, थाने में डाल दी, आपकी लिस्ट बन गई, एफआईआर आपके अगेंस्ट हो गई, तो आपको संरक्षण मिलना बहुत मुश्किल हो पाएगा। ये तो वही हो गया ना, सिर्फ कहीं अत्याचार हो रहा है, हमारे अगेंस्ट बोलोगे तो भैया तुम बचोगे नहीं, साफ साफ करने का अर्थ यही था। तो उसको लेकर के काफ़ी आपने देखा होगा न्यूज़ में, मैं को क्या समझा रहा हूँ इतना, ये इस बुक के अंदर, वीडियो के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक एक्टिव स्टूडेंट बनकर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात करते हैं समता के बारे में। कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान हैं, इसको बोलते हैं समता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक आपका क्या, बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम एक परिवार के मेंबर हैं, इसे क्या बोलते हैं, बंधुत्व, बंधुता बोलते हैं इसको। ये इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। दोस्तों आर्टिकल नंबर 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि आर्टिकल नंबर 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझे जाएंगे। ये फिलहाल आप इसको चाहो तो कोई भी जो कानून होगा ना, वो इतना इजीली क्या होगा, मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। सिंपल सा यहाँ पे अर्थ ये था। राज्य का गठन। फ्रीडम के समय भारत में दो प्रकार के क्या थे, हमारे एरिया थे और राजनीतिक इकाई थी। एक थी देसी रियासतें और एक थी ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने देसी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यान रखिएगा, देसी रियासतें क्या थी, मतलब कि अंग्रेजों ने क्या करा, किसी एक व्यक्ति को वहाँ का बना दिया क्या, नवाब, निज़ाम बना दिया, शासक बना दिया। कि आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हैदराबाद, बहुत डिस्प्यूट हुआ था इसमें, तो हैदराबाद का एक निज़ाम था जो सीधे रिपोर्टिंग करता था किसको, अंग्रेजों को। अब उसने अपने पूरे जो जो उसका एरिया था उस पर उसने बहुत तरीके से काम किया। अब उसको ये लगा कि ये तो मेरा देश है, अलग से मैं नहीं मिलूँगा इंडिया के अंदर, मुझे अलग से अपना फ्रीडम चाहिए, मुझे अलग से एक देश घोषित कर दो। तो फाइनली उसको मनाया गया। तो ऐसे ऐसे बहुत टुकड़ों में डिवाइड था हमारा इंडिया पहले। ये तो अब आपको 28 दिखाई दे रहे हैं, अगर पहले आप इतिहास पढ़ोगे ना, दांत खट्टे हो जाएंगे अच्छे खासे। हम क्या थे, हम टुकड़ों में बटे हुए थे बहुत तगड़े वाले। तो फाइनली सरदार पटेल जी ने और वीपी सिंह जी ने मिलकर के देसी रियासतों की काउंसलिंग करी, उनका माइंड में मतलब प्रॉपर बातों को रखा, उनके माइंड को थोड़ा सा मतलब करके प्यार से समझाया, उन व्यक्ति को प्यार से समझाया, तो फाइनली वो विलय करने के लिए तैयार हो गए। भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को 1948 में गठित दर आयोग, क्या था, दर आयोग। दर आयोग किससे संबंधित है, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। ये आयोग आप ध्यान रखिएगा, दर आयोग ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया और ये भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था, वो था दोस्तों आपका क्या, आंध्र प्रदेश। अभी डिस्कस किया मैंने कुछ टाइम पहले, कौन था वो था आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद अब जैसे यहाँ पर आपके पंजाब
पंजाबी बोलते हैं वो लोग। फिर अलग से फिर वहाँ डिमांड आने लगी। उसके बाद से लगातार हमने ये ट्राई करा कि हम तो भी अपना अपना अलग से क्या करेंगे, राज्य की भाषा के आधार पर डिमांड कर सकते हैं। अगर किसी एक की डिमांड पूरी हो रही है तो भैया हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। इस तरह से क्या हो गया, कंपटीशन बन गया राज्य के बीच में। और फिर से क्या होनी चाहिए, होने लगी थोड़ी सी गड़बड़ी स्टार्ट होने लगी। और पता है एक चीज़ और, जब स्टार्टिंग में जो संविधान बना था ना, आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो हमारा जो इंडिया था वो 216 भागों में डिवाइड था। 216 देसी रियासतें थीं, सोचिए इतने भागों में डिवाइड था। आज हो चुका है मात्र 28। तो कैसे लोगों को समझाया होगा। अब यहाँ पर 22 अब बात करते हैं 22 दिसंबर 1953 को राज्य के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया। कब किया गया, इसको करिए हाईलाइट। फजल अली आयोग कब हुआ था गठित, 22 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल कितने राज्य थे आपके, 14 राज्य थे। क्या हुए, 14 राज्य मात्र थे पहले स्टार्टिंग में, बाद में फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। 53वे तथा 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1986 और 1987 में क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार को पुनर्गठित कर क्रमशः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का क्या हुआ, गठन हुआ। आपको पता है ना जो उत्तराखंड बना है वो कहाँ से बना है, तो कुछ हमने राज्यों को भी कट किया, उनके जो सीमा थी, एरिया सीमा को कट किया, वहाँ से एक नया राज्य का क्या किया, निर्माण किया। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसी भी राज्य के क्षेत्र को, एरिया को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। वो आर्टिकल आप मुझे अब कमेंट करिए। देखते हैं क्या अटेंशन है आपका इस वीडियो के प्रति। कहीं ऐसा नहीं कि अब आगे बढ़ रहे हो पिछले भूल रहे हो, बेफालतू में नेट खर्च कर रहे हो अपना भाई। जब पढ़ने का मन हो तरीके से तो पढ़ना स्टार्ट कर देना। अब दोस्तों 1960 से लेकर के 2014 के दौरान राज्यों के दर्जे एवं नाम में परिवर्तन, ये देखिए राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है, और यहाँ पे पुनर्गठित कब हुआ, इस लिस्ट को आप कर लीजिएगा हाईलाइट एक बार, और आपको ये लिस्ट अच्छे से याद रखनी है। अब बात करते हैं जम्मू एवं कश्मीर। भारत में क्या है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत किया। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को अधिनियम हेतु एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया जो इसी दिन पारित हुआ। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, स्वीकृत कब हुआ, 370 वाला, ये हुआ 9 अगस्त को 2019 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों से जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया। विशेष दर्जे को क्या लिया, वापस ले लिया गया था। उसके बाद आप सीधे आएंगे वर्तमान में स्थिति पढ़ लीजिएगा, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं, उसकी राजधानी क्या है। अब जितने मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो फटाफट से मुझे सभी राज्यों की राजधानी लिख के भेजोगे, और उस राज्य में क्या राज्यपाल है या फिर उपराज्यपाल है ये लिख के भेजोगे, और सीएम की लिस्ट लिख के भेजोगे। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। वहाँ वाले बच्चे जितने बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इस बुक को मार्केट से बाय करिए। अगर बुक्स बाय नहीं करनी आपने ठान रखी है, पहले आप ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर चुके बुक्स की, पढ़ा कुछ नहीं है, और पेरेंट्स ने आपकी जो पॉकेट मनी है वो कट कर दी बुक्स वाली, अब कुछ पैसा नहीं मिल रहा आपका, तो आप A4 पेज लेकर के नोट्स बना लो। नोट्स बनाओ भाई बनाओ, पढ़ना पड़ेगा तरीके से। पढ़ाई के नाम पे घास काटनी अलग बात है, तो आप कर सकते हो, बट ये सिंपल सा बात उनके लिए जो सच में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया जमकर डिसलाइक मारेगा। डिसलाइक करने वाले स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले से सब कुछ मालूम होगा, तो क्या फ़ायदा फिर आपका टाइम खर्च करके, है ना। जिसको नहीं मालूम है उनके लिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसने किसी भी एक बुक को तरीके से पूरा नहीं करा, उन स्टूडेंट के लिए ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।